Hello and welcome to everyone. So today we are going to discuss 11th मई करंट अफेयर. ठीक है, तो देखते हैं डीएनडी के अंदर आज हमारे लिए क्या है. एनवायरनमेंट के अंदर ग्रेट निकोबार प्लान कुछ दिन न्यूज़ के अंदर था. देन EIA, तो ये कल मैंने आपको बोला था इसको कल कवर करेंगे. साइंस एंड टेक, वैक्सीन स्ट्रेटजी, IP वेवर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ अपडेशंस है. ठीक है जी. देन न्यू कोविड प्रोटोकॉल, नया प्रोटोकॉल आया एक 2-deoxy डी ग्लूकोज, ये मेडिसिन है. ज्योग्राफी के अंदर थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल. देन IR के अंदर समुद्रा सेतु 2. इकॉनमी BRSR रिपोर्ट, फार्म मैकेनाइजेशन, ये द हिंदू बिजनेस लाइन के अंदर आया था कुछ टॉपिक. देन पॉलिटी, यूनिक डिसेबिलिटी ID. हिस्ट्री के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो पहले देखते हैं अभी द हिंदू के अंदर क्या क्या आया हमारे लिए. बॉडी सस्पेक्टेड COVID-19 विक्टिम फाउंड इन फ्लोटिंग इन गंगा, है ना. तो यहाँ पे बहुत सारी आपको पता है कि इतनी डेथ हो रही हैं, तो यहाँ पे जो गंगा के अंदर फ्लोटिंग बॉडीज़ पाई गई हैं. एक तो वायलेशन तो है ही है, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी जो इकोलॉजी ऑफ गंगा के ऊपर आता है, एक तो ये केस है. दूसरा, अगर यहाँ पे आप गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है कि कोविड के ऊपर है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपका कैसे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही. तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी शो करते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसेंटली आपने गंगा के अंदर भी हमने डेड बॉडीज़ को बहुत सारी मिली हैं. ठीक है जी. तो ये हमें वहाँ पे ऐसे एग्जांपल यूज़ करना है. इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ख़ास हमारे लिए है नहीं. ठीक है जी. 1 लाख टन ग्रेन अंडर PMGKAY. ठीक है. तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ हमने. अपडेशन ये क्या क्या और दिया गया है, लेकिन ये सारा चीज़ हमने डिस्कस की हुई है. तो अगर मान लो इसके अलावा कुछ इसके अंदर और अपडेशन आती है तो हम इसको फ्यूचर के अंदर आने वाले दिनों के अंदर डिटेल के अंदर दोबारा फिर देख लेंगे. ठीक है जी. न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अनाउंस्ड, तो ये हमने आज देखना है. पेज नंबर 4 द हिंदू के ऊपर ये आर्टिकल था. देन केरला पुलिस पुल डाउन FB वीडियो. अब देखो पुलिस वालों ने FB के ऊपर वीडियो डाल दी. ठीक है जी. यहाँ पे शो कर रहे थे कि वर्बली अब्यूज़ कर रहा था. ठीक है जी, गर्ल्स को. तो यहाँ पे एक वीडियो थी बेसिकली यूथ जो एक लड़के की, तो वहाँ पे उसको डाल दिया. तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो पुलिस है उसका काम नहीं है ना. पुलिस को कोई भी अगर एविडेंस है, वो एविडेंस पुलिस को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है. तो यहाँ पे जो पुलिस की ड्यूटी है ना, उसका वायलेशन है. ठीक है जी, पहली बात. तो यहाँ पे जब हमें क्वेश्चन आता है, जो मेंस के अंदर बात करूँ, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या अगर कोर्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे जो पेंडिंग केसेस हैं, वहाँ पे जो प्राइमरी केस होता है वो होता है, काम होता है पुलिस का. पुलिस को जो भी रिपोर्ट करनी होती है ना कोर्ट को, उसका बहुत ज़्यादा डिले होता रहता है उसके अंदर. दूसरा, बहुत सारा यहाँ पे जो पुलिस के अंदर जो वायलेशन होती हैं, जैसे कस्टोडियल डेथ होगी, है ना, ये सब कुछ काम होता है. वहाँ पे आपकी ये एक एग्जाम्पल फिट होती है. ठीक है जी. अगर आपको सपोज करो पेपर 4 के अंदर भी क्वेश्चन आता है, वहाँ पे वो पूछता है कि भाई एथिक्स, है ना, एथिकल के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, एथिकल कंडक्ट क्या है पुलिस का, उसके अंदर ये एग्जांपल आपकी फिट बैठेगी. ठीक है. तो वहाँ पे बाद में यहाँ पे देखो, द एक्ट स्टेट्स दैट ऑल इन्फॉर्मेशन, जो केरला एक्ट की वायलेशन है पुलिस एक्ट की, कलेक्टेड बाय पुलिस, वो सारा कॉन्फिडेंशियली रखना है. द पुलिस हु वर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना, भाई पुलिस डिग्निटी इंडिविजुअल की प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसी का वायलेशन है. तो ये हमें बहुत सारे केसेस के अंदर आपकी एग्जांपल आ जाएगी. डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आता है. 3 नेवल शिप्स ब्रिंग मेडिकल सप्लाईज, देखेंगे इसके अंदर. देन असम चीफ मिनिस्ट्रियल सीक 10 to 20% NRC रीवेरिफिकेशन. तो यहाँ पे हमने NRC जो एडिटोरियल के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ खास इसके अंदर अपडेशन है नहीं. अगर आएगी तो देखेंगे, लेकिन हाँ न्यूज़ के अंदर है ये, तो हमने तो पहले ये A to Z डिटेल के अंदर कवर कर चुके हैं. ईरान कन्फर्म, यहाँ पे भी ईरान ने सऊदी अरेबिया, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया की जो रिफाइनरी के ऊपर भी अटैक हुआ था, ईरान और सऊदी अरेबिया ये आपस में दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को एनिमी टाइप है ना, तो अपोज करते हैं. कोई भी किसी कंट्री का एक्ट है तो सऊदी अरेबिया US के थ्रू थोड़ी हेल्प मांगता रहता है, जिसके तो US और सऊदी अरेबिया का जो एक रिलेशन है वो ईरान को कर्व करता है. ठीक है, उसके जो एक्सपेंशन को. तो अगर आप ये देखो कि जैसे US ने भी ईरान का बहुत सारा है ना जो
न्यूक्लियर डील के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी कि यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर। दूसरी बात, अब यूएस ने, हमने रिसेंटली पढ़ा था कि जो सऊदी अरेबिया से थोड़ा सा जो रिलेशन, क्लोज रिलेशन थे, थोड़े से कम हुए थे। अब उसका ये हो सकता है कि ये उसकी आउटकम आ जाए कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में टॉक कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है जी। या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि सीक्रेटली जो सऊदी जो यूएस है उसने सऊदी अरेबिया को फ्रंट पे किया कि बात करने के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ होता है इसके अंदर तो देखेंगे, अभी तो बात करने की बात ही कर रहे हैं, ठीक है जी। ओवर 300 पैलेस्टीनियन हार्ट इन जेरूसलम होली साइट्स क्लैशेस। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट वीक कि हमने ये इजराइल पैलेस्टीन वाला इशू करना था। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टू लास्ट क्लास हमारी एडिटोरियल की हुई नहीं, उसके अंदर ये टॉपिक था, कवर करना था हमने तो। लेकिन लास्ट क्लास के अंदर हमने ब्रेक्सिट किया, तो अब जो सैटरडे क्लास होगी उसके अंदर ये इसकी पूरी डिटेल पढ़ लेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आए, वहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आर्टिकल वो समझना है। FATF रिक्वायरमेंट की बात ऑलरेडी हमने ये भी कवर किया, एडिटोरियल के अंदर मार्च के अंदर कवर किया था। यहाँ पे जो FATF जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है ना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान को कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी कि आप अपने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम करो। तो पाकिस्तान उसी के लिए जो नए रूल्स वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। जब आगे होगी इनकी मीटिंग FATF की, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में एक बार फिर क्या ऑपरेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्लो वैक्सीनेशन पेस पुट्स इंडिया एट रिस्क ऑफ मोर वेव्स। तो अगर यहाँ पे देखो, अब आपको पता है जो वेव 1 आई थी उसके बाद वेव 2 आई है ना, दो। तो वेव 1 के अंदर हमने देखा बहुत सारा लॉकडाउन लगा, उसके बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हुई, कंपनीज़ को भी पता नहीं चल रहा था भाई क्या करना है हमने, है ना। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई, उसके वहाँ पे हमारा जो इकॉनमी को लॉस बहुत बड़ा हुआ। तो वहाँ पे ये भी इशू है कि के टाइप इकॉनमी जो हमने ऑलरेडी कवर की है, रिकवरी ऐसी इंडिया की होगी, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो वैक्सीन है वो लगी है 9.4% पॉपुलेशन को, मई 5 तक, ठीक है जी। अब इसके बाद वो बोलता है कि अगर आप जितनी वैक्सीन को कम करोगे, मतलब इतनी स्पीड से नहीं जाएगी, तो आपकी इकॉनमी के ऊपर वेव 2 के अंदर भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हमारी जो हेल्थ है ना, हेल्थ का इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। हमें पता है कि जितनी ज़्यादा आप वैक्सीन भी लगेगी, आपकी यूथ है जो है ना, जिन्होंने काम करना है, वर्कर्स हैं, वो थोड़ा सा जितना जो हेल्दी रहेंगे उतना ही उनका पोटेंशियल बढ़ता है एम्प्लॉय का, है ना, एम्प्लॉयमेंट का। तो वहाँ पे जो कंट्री का बेसिकली उनका जो वर्किंग पोटेंशियल तो बढ़ता ही बढ़ता है, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। कैसे? एक तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं, प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे आपने देखा होगा छोटे छोटे काम स्टार्ट करते हैं ना, जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह, वो उस काम के अंदर बहुत सारे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप रहता है। लेकिन वो तभी रहेगा, दो काम होंगे, एक तो आपका जो लोग हैं वो हेल्दी रहने चाहिए, है ना। दूसरा कि उनके पास मनी होनी चाहिए, पैसा, ठीक है। अब पैसा कहाँ से आएगा? जितना आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी उनके पास रेवेन्यू भी होगी, वही इन्वेस्ट करेंगे वो, है ना। तीसरी बात, अगर आपकी इकॉनमी जैसे अभी स्लो डाउन है, तो स्लो डाउन इतनी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही फास्ट के ऊपर, है ना, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा। ऐसे केसेस के अंदर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता, है ना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, ऐसा कोई मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं। तो ये सारे इशू हैं कि जो अगर आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सभी अगर फैसिलिटी होती, मान लो इंडिया के अंदर बहुत अच्छी होती, हमने बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दिया होता, तो शायद हमारी इकॉनमी पहले से, जो लोग हैं वो भी थोड़े कॉन्फिडेंट होते, और फॉरेन कंट्री से FDI है ना, FII, वो भी हमारी कंट्री में ज़्यादा आने के चांसेस थे। क्योंकि कोई भी कंट्री है उसका जो मूड है ना, उसका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखते हैं कि भाई क्या आगे होगा और कंट्री की कितनी कैपेबिलिटी है। हमने ये भी रिसेंटली अभी एडिटोरियल के अंदर देखा था, कोविड-19 के साथ इंडिया की फॉरेन जो इमेज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ना। चलिए आगे चलते हैं। IP वेवर की बात की गई है वैक्सीन प्रोडक्शन की, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे क्या है, क्या न्यूज़ के अंदर है। सेबी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नॉर्म्स मैंडेट ESG रिव्यू ओवर रिव्यू। ऑल दो हमने ये अप्रैल के अंदर किया था, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे दोबारा, मैं आपको बता भी दूंगा कौन से हमारी क्लास के अंदर हमने कवर किया था। पहले बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्लान के बारे में। जो निकोबार आइलैंड है, बहुत सारा जो फ्रेजाइल वहाँ पे इकोलॉजी है ना, बहुत सारे वहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्लोरा एंड फौना की, है ना,
तो अगर मान लो गवर्नमेंट प्लान आउट करती है कुछ कि हम यहाँ पे इसको पोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ये वो सब कुछ करें, है ना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जैसे हमने सेंट्रल विस्टा पढ़ा, वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ों को काटा गया। तो यहाँ पे भी आपके जो बहुत सारी इकोलॉजी को नुकसान होगा। कोई भी प्रोजेक्ट देख लो आप, अगर आप देखोगे कि इंडिया ने हाइड्रो प्लांट्स वगैरह है ना, जो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स को काटा गया है। ठीक है जी। तो बहुत सारा, जैसे अरावली के अंदर हरियाणा ने एक हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे भी प्लांट्स को काटा गया, ट्रीज़ को। ठीक है। उसके बाद अपना ये महाराष्ट्र के अंदर भी जो मेट्रो का केस था लास्ट टू लास्ट ईयर, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ को काटा गया। तो अल्टीमेटली अगर हमने यहाँ पे हम एक चीज़ भी पढ़ते हैं कि ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ है वर्सेस डेवलपमेंट की जो हमारी डिबेट रहती है हमेशा, कि ग्रोथ के अंदर आप सिर्फ जीडीपी के ऊपर फोकस करते हो, और यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा सा, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये थोड़ा सा मोर इंक्लूसिव है। यहाँ पे आप इकॉनमी की ग्रोथ भी देखते हो, यहाँ पे आप सोसाइटी के इनक्वालिटी को कम करते हो, देन एनवायरनमेंट के ऊपर भी फोकस करते हो। ये वाली चीज़ यहाँ पे चैलेंज होती है। ये आपकी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्लान जो नीति आयोग ने बोला कि हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, टूरिज़्म भी बढ़ेगा, लेकिन इसका अपोजिशन है कि भाई आपका बहुत सारी इकोलॉजी को नुकसान कर रहे हो। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट, एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी के बारे में बात करें तो इन्होंने पहले रिकमेंड किया था, कंसर्न शो किए, उसके बाद अब इसको ग्रांट ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर इसको ग्रांट कर दिया। ठीक है जी। अगर टर्म ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे ये एक फॉर्मेट होता है बेसिकली। अगर टर्म ऑफ रेफरेंस एक आपको स्ट्रक्चर जनरेट करती है जिसके बेसिस के ऊपर आप फ्यूचर उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो। ठीक है जी। तो उसके बाद एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी है ना, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इसने पहले सीरियस कंसर्न शो किए थे, अब उसको वही ग्रांट ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस इसको दे दिया गया कि आप अब फ्यूचर आगे, मतलब जो भी इसका प्लानिंग है और स्ट्रक्चर है उसको आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये है क्या। अगर हम देखें, ये है गलेथिया बे यहाँ पे। ठीक है जी। ये कैम्बल बे है। तो ये आपने ध्यान रखना है दो चीज़ें। ऑल्दो हमने अंडमान निकोबार के बारे में जो भी मैप वर्किंग थी मेन में वो कर ली थी कुछ क्लासेस पहले। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमने फर्दर डेवलप करनी है इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद एक्शन टेकन, क्या क्या एक्शन और लिया गया। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये हम मैंने करवाया, मुझे बताना कमेंट के अंदर ये कौन से एक्ट के अंदर है और इसका चेयरमैन कौन है। ठीक है जी। उसने डी नोटिफाई कर दिया गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है जी, पहली बात। उसके बाद जब जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होती है, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। हर एक एरिया के अंदर साइड में कुछ एरिया अराउंड 10 किलोमीटर डिमार्केट किया जाता है। वेस्टर्न घाट के अंदर भी ये रिकमेंड था। ठीक है जी। तो ये वाला एरिया जो था उसको जीरो एक्सटेंट बता दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट को एक आप बोल सकते हो ग्रीन लाइट मिल गई। ठीक है जी, ग्रीन सिग्नल मिल गया। उसके बाद नोडल एजेंसी कौन है इसके अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये थोड़ी सी जो पास्ट जो भी डेवलपमेंट्स थी उसके बारे में हमने बात की। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कंसर्न क्या है, ऑल्दो मैंने डिस्कस किया है। पहली बात तो जोन 5 है, ये सीजमिक जोन। ठीक है जी। दूसरी ये इसका कंसर्न रहता है, बहुत सारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, जैसे आपका फुकुशिमा जो था है ना न्यूक्लियर प्लांट, वो भी आपका ऐसे ही सीजमिक जोन के ऊपर बना दिया गया था। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे इंजीनियरों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई इतना वहाँ पे कुछ होगा नहीं, और बहुत ज़्यादा आपको पता है आज तक वहाँ पे म्यूटेशन होती है लोगों के अंदर। दूसरी बात कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, अराउंड 6.5 लाख पीपल हैं जो इनहेबिट करेंगे इस आइलैंड को, जब प्रेजेंटली है 8500 है सिर्फ। ठीक है जी। अब जो गलथिया बे के अंदर यहाँ पे जाइंट लेदर बैग्स, ठीक है जी, वनरेबल स्टेटस, इसका हमने पहले भी इसको मैंने टोटल आपको क्लासिफिकेशन बेसिकली करवा दी थी इसकी। ठीक है, हमने हमारा पहले ऑलरेडी ये A to Z टॉपिक कवर है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये करनी की होती है। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपका, ठीक है जी, उसके ऊपर हम ये देखेंगे कि जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है जी। इम्पैक्ट आपका एनवायरमेंट के ऊपर क्या होगा पहले। तो आपने अगर मान लो ये पहले ही असेसमेंट कर ली कि जैसे सपोज करो आपने कुछ नहीं किया, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद सारा काम कर दिया और बाद में देखा यार ये तो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है इसका, है ना, लोगों के ऊपर बहुत इंपैक्ट हो रहा है, तो आपका ये फिर फेलियर रहता है। इसीलिए ये लेके आया हूँ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि आप पहले असेसमेंट कर लो क्या इम्पैक्ट होगा, उसका फिर अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव भी ढूंढ लो भाई, अल्टरनेटिव अगर आएंगे तो क्या वो बेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू पहले वाला जो प्रोग्राम है ना। तो अगर अल्टरनेटिव बेटर है तो इसके थ्रू हम इसको ले आएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे लोगों के भी बातें सुनी जाती है, क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर के अंदर, लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं वो देखे जाते हैं, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इस बार यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, प्रोडिक्ट द इफेक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड एक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। पहले तो प्रोडिक्ट करेंगे, बता दिया ऑलरेडी है ना। दूसरी बात, वेरियस अल्टरनेटिव, हम अल्टरनेटिव देखेंगे क्या क्या है कि जिससे कम इम्पैक्ट हो, है ना। हिस्ट्री वो देखते हैं 1976-77 तक जब प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिवर वैली प्रोजेक्ट के केस के अंदर इस एंगल के बारे में बात हुई थी जब स्टार्ट हुआ था। 1994 के अंदर एनवायरमेंट क्लियरेंस जो मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, बट उसकी लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इसी बीच क्या हुआ, जो इंडिया का सिग्नेटरी था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के लिए, उसके बेसिस के ऊपर हमने वाटर एक्ट बनाया। देन ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में बात की 1981 के बारे में, ठीक है। बट इट वाज ओनली भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1984 के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट वाला जो डिज़ास्टर हुआ था, उसके बाद हमने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पे आपको प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा कि ये किसके बाद बना था, ठीक है जी, तो ध्यान रखना आपने। उसके बाद 1994 के अंदर हमने इसी एक्ट के अंदर, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, बाद में 1986 वाला एक्ट है, इसके अंदर इसको जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को डाल दिया गया, ठीक है। ऐसे डेवलपमेंट हुई जो पास्ट की अगर हम देखें इसकी, ओके। अब प्रोसेस क्या रहती है इसके अंदर, जैसे पहले स्क्रीनिंग, ठीक है जी, पहले ये देखा जाएगा कोई प्रोजेक्ट है भाई, क्या उस प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो ऐसे चला जाएगा, उसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। डिटरमाइन वेदर अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रिक्वायर EIA और नॉट। दूसरा स्कोपिंग, अब की इश्यूज़ वहाँ पे और उसका इम्पैक्ट, इसको देखा जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या कोई फॉरेस्ट एरिया है या नहीं है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रोजेक्ट बनता है तो क्या इम्पैक्ट होंगे। देन इम्पैक्ट एनालिसिस देखा जाएगा। प्रोडिक्ट लाइकली इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट, है ना। अब उसका एनालिसिस किया जाएगा क्या क्या कितने हो सकते हैं, है ना, भाई कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ग्रेव कंसर्न है या नहीं कंसर्न। उसके बाद मिटिगेशन, ठीक है। अब ये वाला हमें पता चल गया कि कोई प्रोजेक्ट है, उसके बाद हमने इम्पैक्ट एनालिसिस कर लिया कि भाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है ना, कि कैसे हम उसको कम से कम कर दें, ठीक है, ताकि एडवर्स इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट के ऊपर ना हो, वो होगा। उसके बाद रिपोर्टिंग होगी, ठीक है जी, प्रेजेंट द रिजल्ट, वो जो भी डिसीजन मेकिंग है वो रिपोर्ट करेंगे। देन रिव्यू होगा, ठीक है जी, इफेक्टिवनेस कि कितनी इफेक्टिवनेस है उसकी, उसका रिव्यू होगा। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, कि क्या उस प्रोजेक्ट को हमने रखना है या रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। देन जब प्रोजेक्ट अप्रूवल मिल गया, फिर पोस्ट जो मॉनिटरिंग रहती है, जैसे आपका वैक्सीन के अंदर भी तो रहती है ना, बहुत सारी जैसे आपकी स्टेजेस होती हैं, वैक्सीन अप्रूव हुई, उसके बाद जब लोगों को लगती है, उसके बाद भी हम बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट डेटा इकट्ठा करती है, तो वो सारे इसके अंदर रहते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रोसेस को देखें, जैसे स्टार्ट हुआ, साइट सिलेक्शन हुई, EIA हुआ, NOC मिल गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे पब्लिक हियरिंग होगी, ये जनरलाइज प्रोसेस है बिल्कुल। उसके बाद जो भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस है ना, उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिव्यू किए जाएंगे, सबमिट किए जाएंगे। देन अप्रेजल कमेटी उसको रिव्यू करेगी, पूरे प्रोजेक्ट को भी, क्या इसको रिजेक्ट करना है, नहीं, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। या उसने बोला कि यार ये वाला ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है, आप इसको कुछ चेंज करो, तो चेंज करेंगे तो दोबारा फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपका कंडक्ट होगा। तो ये उसकी प्रोसेस है। उसके बाद 2006 के अंदर जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आई गवर्नमेंट की, यहाँ पे उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट भी हुई। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। पहली रखी कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंदर इन्होंने बोला वो प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे नेशनल लेवल के ऊपर इसको अप्रूवल मिलेगा। दूसरा बात, यहाँ पे मैंडेटरी एनवायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो इट मीन स्क्रीनिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्क्रीनिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि पहले ये चेक करना है प्रोजेक्ट को EI की ज़रूरत है या नहीं है। अब इसके अंदर तो उन्होंने बोला कि मैंडेटरी क्लियरेंस चाहिए, तो इट मीन्स इसके अंदर तो होगी, तो स्क्रीनिंग वाला स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है ना। दूसरा कैटेगरी बी, यहाँ पे स्टेट लेवल के ऊपर अप्रेजल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको फर्दर डिवाइड कर दिया कैटेगरी B1 B2। B1 मैंडेटरी रिक्वायर EIA, B2 को कुछ रिक्वायर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद रिसेंटली 2020 के अंदर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट दी, ऑल दो ये यूपीएससी मेंस के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। तो नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, पहले पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है जी। मान लो किसी ने, पहले क्या होता था, कोर्ट के अंदर जाते थे, किसी ने सपोज करो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली, उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, वो कोर्ट के अंदर केस चलाया, कोर्ट ने बोला ये गलत है। अब इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने बोला आपने स्टार्ट कर दिया कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा फाइन लगेगा, उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट एज इट इज़ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ बना दी जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि इसके थ्रू तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। दूसरी बात, अगर वहाँ पे केस जाता है ना, एक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी वो उसने स्टार्टिंग के अंदर सपोज करो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया, उसके बाद अब कोर्ट क्या करेगी, है ना। कंप्लायंस मैकेनिज्म, पहले क्या था कि आपको 2 रिपोर्ट देनी होती थी कि आपने एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी आपका स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे हैं या नहीं रखे, अब आपको एक ही देनी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और उसको लूज़ कर दिया गया। पब्लिक कंसल्टेशन, तो पब्लिक कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की भी बात करते हैं हम कि जो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो नोटिस पीरियड है ना पब्लिक हियरिंग के लिए, वो भी कम कर दिया है। पहले 30 दिन थे, अब उसको 20 डेज़ कर दिया। तो इसमें लोगों के पास भी अब कम टाइम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हम आप देखोगे तो लोगों को साइड ही कर दिया गया एक हिसाब से। अगर आप देखोगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जैसे मान लो माइनिंग है, ठीक है जी। अब वैलिडिटी कि आपने एनवायरमेंट क्लियरेंस दी, उसकी वैलिडिटी कितनी है। पहले कितनी थी माइनिंग के अंदर 50, अब 30 कर दी। रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर पहले 15, अब 10 कर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, पहले 30 थी, ठीक है जी, जो उसकी टोटल वैलिडिटी अब 50 है। उसके बाद अगर रिवर वैली के अंदर बात करें तो 10 थी, तो अब उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के 15 कर दी। तो इट मीन्स कि आपने उसको भी, जो उसकी वैलिडिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया। और जितना ज़रा आप वैलिडिटी इंक्रीज़ करोगे उतना ही आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम आप ये देखोगे तो इस नॉर्म्स के अंदर आपको पता है जो करंट गवर्नमेंट है, अगर आप कोस्टल जोन रेगुलेशन की बात करें हम, है ना, कि जो कोस्टल एरिया इंडिया के अंदर, वो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई ताकि आपका जो सागरमाला है वो चले, ठीक है, ताकि बहुत सारे प्रोजेक्ट को अदरवाइज़ क्लियरेंस नहीं मिलती थी, वो भी इसके लिए क्लियरेंस मिली। देन अब ये वाला काम है, इसके अंदर भी बहुत सारी जो आपको, अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर कम किया गया, ठीक है जी। ग्लोबल नॉर्म्स के अंदर जैसे यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे आरहस कन्वेंशन के हिसाब से इन्होंने अपना मॉडल सेटअप किया। अब ये क्या कहता है, एनवायरमेंटल राइट, ह्यूमन राइट दोनों लिंक्ड हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, प्रेजेंट जनरेशन ओज ऑब्लिगेशन टू फ्यूचर जनरेशन। अगर आप मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हो, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हो, तो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए उतना ही कम बचेगा। तीसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आर कनेक्टेड, ठीक है जी। देन इंटरेक्शन बिटवीन पब्लिक अथॉरिटी मस्ट बी इन डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट। तो अगर आप देखोगे ये अभी जो रूल है वहाँ पे पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ी कम कर दी गई है, उसका टाइम पीरियड कम कर दिया गया है। तो वहाँ पे भी ये अगर इसके हिसाब से देखोगे, अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन है तो आरहस कन्वेंशन की आपने 1 या 2 लाइनें इसमें से जो भी आपको याद रहेगी, सारी याद नहीं करनी, इतना तो हमारे पास वहाँ स्कोप ही नहीं होता, और इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आपने सिर्फ वहाँ पे लिखना है इसके बारे में, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर प्री के अंदर क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आरहस कन्वेंशन बोला जाएगा किससे रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है, बस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है जी। बस इतना आप याद रखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, वैक्सीन स्ट्रेटजी की बात करें, ठीक है जी। कोविड-19 वैक्सीन के अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे न्यूज़ के अंदर हर रोज़ आता है कि हमने पोलियो की वैक्सीन की, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा इतना अच्छा है। हमने भी पहले पास में पढ़ा है कि जो रिपोर्ट आई है कि जो पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इम्यूनाइजेशन के केसेस के अंदर वो प्राइवेट से बेटर है, ठीक है जी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वैक्सीन है उसको बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर 2 से 8, 6 है ना, इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम रखते हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो सेंट्रलाइज हैं, वहाँ से आप सेंटर से मॉनिटर कर सकते हो कहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंटेन हुआ। तो मतलब एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है हमारी। लेकिन प्राइवेट के अंदर वो कनेक्टेड नहीं है उससे, तो वहाँ पे इशू आ जाता है कि प्राइवेट क्या उस टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने नहीं मेंटेन किया तो वैक्सीन की लाइफ बहुत कम रहती है वहाँ पे, है ना। तो ये तो चलो बात होगी। अब बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि भाई आपने जो पहली वाली हमारी जो इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी थी उससे आप सीखो।
तो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया, भाई उससे हम क्या सीखें। गवर्नमेंट ये कहती है कि वो प्रोसेस और ये दोनों बहुत अलग है। कैसे अलग है, गवर्नमेंट ने बताया, जैसे कोविड-19 इम्यूनाइजेशन ड्राइव डिड नॉट हैव लग्जरी ऑफ टाइम। पहली बात तो हमारे पास जो पहले बहुत सारी जो इम्यूनाइजेशन हुए, अगर पोलियो हुआ है ना, तो वहाँ पे भी हमने, अगर आप देखोगे 25-30 साल लगा दिए है ना, तो वहाँ पे टाइम हमारे पास बहुत था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन है ना, जो पहले था उनके पास टाइम था मैन्युफैक्चर करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, लेकिन कोविड के केसेस के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये भी अलग है। दूसरी बात, अगर बात करें तो इमरजेंट एंड अर्जेंट, तो कोविड वाला केस तो बहुत ही अर्जेंट है ना। देन यहाँ पे हमने हर एक को वैक्सीनेट करना है। अगर आप दूसरी वैक्सीनेशन करोगे ऑन बर्थ, वहाँ पे वैक्सीनेट किया जाता है ज़्यादा। तो उसके बाद अगर बात करें आगे, ठीक है जी, जो वैक्सीन है कोविड की, ये बहुत ही रिसेंटली डेवलप हुई है, और इसके ऊपर इतनी ट्रायल का कोई बहुत लंबा चौड़ा अगर बात करें, हमारे पास इतना भी नहीं है कि स्कोप भी नहीं है ना, कि हमने मान लो 10 साल हो गए इस वैक्सीन को आई, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ क्या नहीं, ये भी हमारे पास इसका डेटा नहीं है इतना, क्योंकि ये आई रिसेंटली है, ठीक है। और इसके अंदर 2 डोजेस चाहिए, तो ये भी एक अलग सा इसके अंदर है। ऑल्दो जो स्पुतनिक लाइट एक नई उन्होंने बना रहे हैं या रशिया वाले, तो वहाँ पे उसके अंदर बोल रहे हैं कि एक ही डोज लगेगी उसके कंटेक्स के अंदर। स्पुतनिक लाइट की बात करूँ मैं, स्पुतनिक 5 की बात नहीं कर रहा हूँ। IP वेवर की बात करते हैं। हमने कंपल्सरी लाइसेंसिंग पढ़ा है, आपको पता है। अब ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मान लो कोई बाहर से वैक्सीन आई या कोई भी ड्रग है, उसके बाद 3 साल बाद हमारी गवर्नमेंट को लगे कि भाई अगर लोगों के इंटरेस्ट के अंदर हमें इस वैक्सीन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कंपल्सरी लाइसेंस के थ्रू दूसरे लोगों को जो भी कंपनीज है उनको बोल सकते हैं इसको मैन्युफैक्चर करो एट लो प्राइस, ठीक है। IP वेवर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि ट्रिप्स से रिलेटेड है WTO के अंदर, ये भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे वैक्सीन आ रही है इंडिया के अंदर, है ना, तो वो जो पेटेंट है कंपनी उनके मैन्युफैक्चरर वही उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है एक लार्ज स्केल के ऊपर उसको मैन्युफैक्चर कर दें। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्री ने भी बोला कि भाई आप इसको वेवर दे दो, ठीक है, आप ऐसा करो, अभी पेटेंट वाली बात मत करो, तो आप ताकि दूसरी भी कंपनी इसको बना सकें, पहली बात। अब ये डेवलपिंग कंट्री ने बोला था, फ्रांस ने बोला चलो ठीक है, ठीक है, आपकी बात अच्छा लगा थॉट। उसके बाद अपना ये US ने भी सपोर्ट किया, पहले थोड़ा हेजिटेंट था, है ना। तो ये तो चलो हो गया काम। अब मैन्युफैक्चरर्स क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ये बोल रहे हैं कि जो हम वैक्सीन बनाई है पेटेंट, पहले तो हमने बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, भाई हमारा तो लॉस हो गया, लेकिन WHO ने इसके अंदर बोला था पेटेंट वगैरह तो उसी के पास रहेगा, थोड़ी बहुत रॉयल्टी भी मिलेगी आपको। दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो इसकी क्वालिटी है ना, क्वालिटी जो हम मेंटेन करते हैं, हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी को बोल दो वो आपका इसको जनरेट कर देगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा हो सकता है कि इसकी क्वालिटी वो मेंटेन ना रहे जो हमने की है। तो ये सारे इन्होंने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना, उन्होंने बोला ये। अब यहाँ पे वो मैंने बता दिया, टेम्परेरी सस्पेंड रिलेटेड टू IPR, है ना, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सारा रीज़न, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है ये कहता है कि अगर आपने IP वेवर दे भी दिया तो उसके बाद भी ये ऐसा नहीं है कि इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये इसका अलग आर्गूमेंट है। ये क्या क्या आर्गूमेंट है, पहले तो ये बोलता है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कंपनी को बोल दोगे वो बड़ी जल्दी उसको जनरेट कर देगी, ठीक है जी। दूसरी बात, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, जितने भी अभी हैं, दे आर एबल, दे कैन ओनली ऑप्टिमली अचीव। कैसे, मान लो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर दे आर एबल टू स्केल अप कैपेसिटीज एट देयर प्रोडक्शन साइट और थ्रू लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद अदर मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद सप्लाई। तो वो कहता है कि अगर तो ये फिर बढ़ेगी कैसे, वो कहता है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, अगर ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, है ना, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे तभी, और दूसरी के साथ कुछ कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करेंगे, तब आप जो वैक्सीन का नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। एज़ इट इज़ अगर आप बोलोगे कि भाई IP वेवर दे दो, वहाँ पे आप कंट्री अपने लेवल के ऊपर बहुत सारी कंपनीज़ को बोलेगी, आप मैन्युफैक्चरर्स को बोले आप इसको मैन्युफैक्चर करो, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नो हाउ टेक्नोलॉजी होती है वो उनके पास इतनी है नहीं जितनी ये ऑलरेडी कंपनीज जो बना रही हैं उनके पास है, ठीक है जी। तो ये भी एक अलग आर्गूमेंट है।
इसके अलावा और भी अगर रिसेंटली आज के न्यूज़पेपर के अंदर ही था, तो इसको अलग से नहीं इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। ममता बनर्जी ने ये बोला कि भाई सेंटर जो है वो 150 रुपये की वैक्सीन ले रहा है, हमें तो बहुत महंगी मिल रही है ना। तो उसने बोला कि सेंटर ने चीपर डील की है। तो सेंटर ने ये बोला भाई हम बहुत ज़्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं वैक्सीन, इसीलिए लार्ज नंबर के ऊपर प्रोक्योर कर रहे हैं, तो हमें जो वैक्सीन है वो एक बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर पड़ रही है। ठीक है जी। तो ये इसलिए उन्होंने सेंटर ने ये बोला है। दूसरी बात, सेंटर ने ये भी बोला है कि हमने इनफॉर्मली बात की है उनसे, ठीक है, कि जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो भी जो प्राइस है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म रहेगा। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि सिटीजन को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने बोल दिया है कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाएंगे सभी को। ठीक है, तो ये अभी आर्गूमेंट था एक। न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अनाउंस्ड। अब देखो किसी का भाई ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा है, अब वो पहले चला जाता है टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर। जब अगर आप दिल्ली के एग्जांपल देखो, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको पहले लोग जाते हैं ना, थोड़ा सा बीमार हुआ, किसी को सपोज करो फीवर है, अब वो फीवर के लिए वो टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि वो लोकल लेवल के ऊपर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर जाए। प्राइमरी हेल्थ केयर वाला ये बोलेगा भाई तुझे फीवर है, उसने मेडिसिन दे दी, उसके बाद वो बोलेगा चलो ठीक है तुझे कुछ टेस्ट की ज़रूरत है, तो वो रिकमेंड करेगा, फिर ऊपर वाले लेवल के ऊपर वो बंदा जाएगा। ये एक है अच्छी प्रोसेस, ठीक है, दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप कोर्ट के अंदर भी देखो, अगर है ना, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो सारा अपना काम जो प्रोसेस एक चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे लोग कोविड के टाइम पे ऊपर भी सीधा ही जो टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर पहुँच गए, तो वो बोलते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गया है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग वो जिनको हमने ऑक्सीजन लगा दी है, बेड के ऊपर है, बेड मिले हुए हैं इनको, जिनका जो ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, तो वहाँ पे वो घर के अंदर भी अपना इलाज करवा सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो हॉस्पिटल है इसीलिए ओवर बर्डन हो चुके हैं, और जिनको रियलिटी के अंदर ज़रूरत है उनको मिल नहीं रही। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई हम नया प्रोटोकॉल लेके आ रहे हैं, इसको फॉलो करो ताकि ये सारा बर्डन हमारा कम हो और नीचे से प्रोसेस स्टार्ट हो। पहले क्या बोला, दोज एलिजिबल होम आइसोलेशन, जो होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल है ना, उनको ट्रीटमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर रखो, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट विद ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मोर देन 96 शुड नॉट बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो उसको नहीं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना, कि मान लो उसको इवन कोविड है, तो आप ऐसा नहीं कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर लो, उसको बोलो घर में रहे आइसोलेशन, वहाँ पे प्रॉपर अपनी केयर कर, और अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है फिर ज़रूरत है हॉस्पिटल की। ठीक है, इफ़ पेशेंट कम्स टू टेस्टिंग सेंटर आता है तो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वो चेक करना है। उसके बाद टू प्रिवेंट लंग इन्वॉल्वमेंट, वो ये बोलता है आर्टिकल कि भाई जैसे आपको पहले कोविड हुआ, किसी को थोड़ा फीवर हुआ, लंग की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस टाइम पे ऊपर कोरोना वायरस की, है ना, मतलब इतना ज़्यादा लंग के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर ही जो ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आजकल आप केसेस देखो, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं यहाँ पे जो पेशेंट है बहुत दिनों बाद आता है, उस टाइम के ऊपर लंग के अंदर इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिग्मा भी इससे रिलेटेड है, लोग इतनी जल्दी टेस्ट नहीं करवाते कोविड, हाँ पॉजिटिव आ गया कोई बात नहीं, मुझे नहीं कुछ होगा, है ना। तो अगर प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर जाए तो वहाँ पे उसका जो मेडिकेशन भी की जा सकती है। टेस्टिंग सेंटर के ऊपर वो बोलता है कि वहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, चाहे जैसे मान लो इरिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, उस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन चाहिए किसकी, मेडिकेशन की, हाइड्रेशन, प्रोन पोजीशन, सीकिंग हॉस्पिटल केयर, है ना। अगर जो रेड साइन आता है, कैसे मान लो किसी पेशेंट को थोड़ा सा सिम्टम लग रहा है लेकिन अभी वो नेगेटिव आ रहा है, इरिस्पेक्ट, अगर हम ये देखेंगे भाई जब पॉजिटिव आएगा फिर देखेंगे, पहली बात तो गवर्नमेंट की अगर रिपोर्ट देखो एक हफ्ता लगा देती है, उस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा कोरोना का इम्पैक्ट जो लंग के ऊपर हो जाता है। अगर आप ये रिपोर्ट को साइड में रख दो, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आ जाएगी, लेकिन जो जैसे हाइड्रेशन वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें हैं, है ना, मेडिकेशंस हैं जो चाहिए पेशेंट को, वो आप रिकमेंड कर सकते हो स्टार्टिंग के ऊपर ही, ताकि जब तक रिपोर्ट आए, अगर पॉजिटिव आती है तो पहले से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, अगर नेगेटिव आती है तो कोई इशू नहीं है। डिस्चार्ज क्राइटेरिया, ठीक है जी, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मोर देन 92% है तो वहाँ पे आप उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया अगर इसको फॉलो करो तो देखो कितना अच्छा क्राइटेरिया है। तो बहुत सारे पेशेंट जो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर जिनको ज़रूरत नहीं है उनको हम होम के अंदर
शिफ्ट कर सकते हैं। 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है, DRDO's एंटी कोविड ओरल ड्रग है ये, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये किसने बनाई है, INMAS जो लैब है DRDO की, तो आपने DRDO का नाम ही याद रखना है एटलीस्ट, ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइज मोस्ट कोविड-19 सिम्टम, ये इसकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है जी। डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू एमरजेंसी यूज़, ठीक है, तो उन्होंने इसकी परमिशन ग्रांट कर दी है वैक्सीन की, सॉरी ड्रग की। उसके बाद अब इसके अंदर ये देखा गया इस ड्रग के अंदर कि जैसे बहुत सारे पेशेंट को ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, तो यहाँ पे वो डिपेंडेंसी कम होती है इस ड्रग से, ठीक है। तो ये अभी अप्रूव किया है और ये अवेलेबल होगी विद इन अ मंथ, तो विद इन अ मंथ ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा प्री के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं UPSC प्री के अंदर। अगर मैं बात करूँ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज़ प्राइमरली कंसर्न विद स्टेट अथॉरिटी, पहली बात, वाइल सेंट्रल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल, ठीक है, ऑफ न्यू ड्रग को अप्रूवल देना है, क्लिनिकल ट्रायल कंट्री के अंदर होने हैं, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड ड्रग, कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट ड्रग, है ना, ये अपनी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको दोनों में ध्यान रखना है कौन सी स्टेट अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेनली और कौन सी जो सेंटर की है, ठीक है। उसके बाद CDSCO, ये है हमारी नेशनल रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। CDSCO के अंदर है हमारा डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने अभी अप्रूवल दिया है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है मेडिकल डिवाइसेस एंड फार्मास्यूटिकल को विद इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये दो बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। CDSCO के देख लेते हैं क्या काम है। अप्रूवल न्यू ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस अप्रूविंग ब्लड बैंक, LVP, ठीक है, वैक्सीन, RDNA, ये सब इसका काम करते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट टू DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल, है ना, बैनिंग ड्रग या कॉस्मेटिक बैन करना है, ग्रांट टेस्ट लाइसेंसिंग, है ना, ये सब NOC वगैरह एक्सपोर्ट के लिए, देन टेस्टिंग न्यू ड्रग, ओवरसाइट मैकेनिज्म, सर्विलेंस करना है, ठीक है। ये सारे काम इसके हैं। तो आपको एग्जैक्ट नहीं याद करने कि क्या क्या इसके अंदर रहता है, बस इतना याद रखना अप्रूवल वगैरह यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल जो कंट्रोलर जनरल वो क्या है, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है इसके अंदर किसके, CDSCO हो गए, ठीक है जी। DGCI अंडर CDSCO रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, जैसे अप्रूवल ऑफ लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग, जैसे अभी दिया है, सच एज ब्लड प्रोडक्ट, वैक्सीन, IV फ्लूइड, है ना, इंट्रावीनस जो सीरा, ये सारा इसके अंदर दिखा जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, तो आपने जैसे यहाँ पे देखा स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, ये वर्ड, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग, ये वर्ड, ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े वर्ड आपने याद करने हैं। एक्ट एज एप्लीकेट अथॉरिटी, अगर कोई डिस्प्यूट होता है क्वालिटी ऑफ ड्रग के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे आता है एप्लीकेंट, मान लो किसी एप्लीकेंट ने ड्रग के लिए अप्रूवल लेना है, तो क्या प्रोसेस रहती है, पहले यहाँ पे जाएगा एथिक्स कमेटी के अंदर, ठीक है जी, एक जाएगा एक साइड पे एथिक्स कमेटी के अंदर, यहाँ पे CDSCO के पास जाएगा, CDSCO के पास गया, ठीक है जी। उसके बाद वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा उस ड्रग का भी क्या क्या इसके अंदर है। उसके बाद DCGI के अंदर जाता है, ठीक है जी। DCGI के अंदर गया तो यहाँ पे मान लो एथिकल कमेटी ने यस बोल दिया है ना कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल, तो यहाँ पे अपने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गए, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन, तो अब यहाँ पे जैसे क्लिनिकल ट्रायल हो गए तो ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जाएगी, ठीक है, ये जाएगी CDSCO के अंदर, एक मिनट, CDSCO के अंदर बाद में ये रिव्यू फिर करेगा आपका DCGI, ठीक है, इसको रिव्यू करेगा। अगर उसको लगता है हाँ पॉजिटिव है, ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं, तो यहाँ पे इसको लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहती है। तो ये प्रोसेस आप एक बार अपने इसको लिख लेना अपनी कॉपी के ऊपर, तो ताकि आपको यहाँ पे कोई इशू ना रहे, तो आपको एक ईजिली समझ आए कि कैसे ड्रग का अप्रूवल रहता है, ठीक है जी। 3 नेवल शिप्स बीइंग मेडिकल सप्लाईज, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ऑपरेशन समुद्रा सेतु, है ना, तो यहाँ पे 2 के अंदर हमने बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज, ऑक्सीजन वगैरह, है ना, रेमडेसिविर और बहुत सारी चीज़ें हम दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे है त्रिकंद INS कोलकाता वेस्ट एशिया से। दैन समुद्रा सेतु 2 बोला गया इसको, है ना। समुद्रा सेतु जो 1 मतलब उसको 1 ही बोल देंगे फिर, ठीक है। हमने ऑलरेडी कवर किया, आज भी थोड़ा सा बताऊंगा। पर्शियन गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है जी। उसके क्या क्या सप्लाई हुई, कहाँ से क्या नहीं हुई, ये हमें याद नहीं करना, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे साइंस एंड टेक, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड अर्थ साइंस, ठीक है। इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म प्लान फॉर रिसर्च वर्क एंड कॉपरेशन इन आर्कटिक रीजन, रुको, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा इसकी स्लाइड मिसप्लेस हो गई है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी इसका मे बी स्लाइड आगे आए तो देखते हैं, ठीक है जी। थर्ड नेवल शिप की है, तो यहाँ पे थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल आ गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ये रहा, ठीक है। तो INS त्रिकंत, ठीक है, मुंबई, यहाँ से ये लेके आए। किसका पार्ट, फ्रेंच मिशन ऑक्सीजन सॉलिडेटरी ब्रिज। पहले तो हमने सिर्फ यही याद करना है एज इट, ठीक है। तो आपको बोला ऑक्सीजन सॉलिडेटरी ब्रिज, ये भी मिशन स्टार्ट किया है ताकि सप्लाई की जाए, तो ये फ्रेंच का मिशन है, बस इतना याद रखना है। INS कोलकाता भी लेके आ रहा है कतर और कुवैत से, ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स का भी इनिशिएटिव है, बहुत सारी वो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन बहुत सारी कंट्री से लेके आ रही है। नहीं याद करने की ज़रूरत इसके अंदर कि कहाँ कहाँ से लेके आ रही है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। यहाँ से एक स्टेटमेंट रखनी है हमने मेंस के लिए, बाकी आपको बता दिया जो प्री के अंदर। अगर 20 अप्रैल का आप देखोगे DND, तो वहाँ पे हमने ये किया था, ऑपरेशन संकल्प किया था। उसके बाद UNWFP ऑपरेशन समुद्रा सेतु, है ना, कोविड-19 के लिए ईरान, मालदीव, श्रीलंका। तो ये मैं इसको तो डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये 20 अप्रैल को कवर किया है। मिशन सागर, उसके बारे में ये भी वहाँ पे किया था कवर। देन सागर 2 किया था। उसके बाद गवर्नमेंट का असिस्टेंट मदगास्कर, यहाँ पे ये भी कवर किया, उसके अंदर ये भी वाला कवर किया हुआ है। तो हमने ये सारा टॉपिक कवर किया है, सिर्फ मैंने आपको रिमाइंड करवाया कि आप एटलीस्ट वहाँ पे देख लेना इसको, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, ठीक है। आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन की बात करें तो हमें ये पता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर आइस है। हमने डूम्सडे ग्लेशियर भी किया था जो मेल्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने इतना भी पढ़ा कि आर्कटिक रीजन के अंदर बहुत सारी जो मीथेन है ना, वो उसके अंदर पड़ी हुई है। अगर आपका जो मेल्टिंग होगी तो बहुत सारी मीथेन और CO2 वगैरह वो रिलीज़ होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा। अगर सपोज करो मेल्टिंग हो रही है तो जो ओशियन का जो करंट्स है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगी, बहुत सारा पानी आएगा, सी लेवल भी राइज होगा, है ना। तो कोस्टल कम्युनिटी के अंदर भी इम्पैक्ट होगा। चलो ये तो हमें पता है। अब इंडिया ने अंटार्कटिक रीजन के अंदर भी और आर्कटिक रीजन के अंदर भी बहुत सारे रिसर्च सेंटर अपने एस्टेब्लिश किए हैं। आर्कटिक रीजन के अंदर तो चलो एक ही है, अंटार्कटिक रीजन के अंदर 3 है, ठीक है जी। तो एक तो दब गया था, ठीक है, वहाँ पे। तो यहाँ पे हम अब ऐसा हमने करना क्यों, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई जो आपका जो आर्कटिक रीजन है और इवन अंटार्कटिक रीजन, अब यहाँ पे जितना मेल्टिंग होगी ये आपका रिलेटेड है ओशियन अपना मानसून से, इंडियन मानसून से। तो उसकी स्टडी के लिए हमें यहाँ पे स्टडी करनी ज़रूरी है। आर्कटिक रीजन के अंदर आप बात करो तो आपको जैसे फार ईस्ट रीजन जो रशिया का है, वहाँ पे भी इंडिया ने थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट बताई थी रिसेंटली। तो इंटरेस्ट था इंडिया का, उसका मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि वहाँ पे ऑयल वगैरह के लिए रिकवरी के लिए वो भी इंडिया जाएगा, है ना, ताकि हमारी ऑयल डिपेंडेंस जो है वेस्ट एशिया से कम हो। दूसरी बात है कि इसके अंदर ट्रीटीज़ भी हुई, है ना, आर्कटिक काउंसिल भी बनी ताकि इसको मैनेज किया जाए। अदरवाइज़ तो कोई भी कंट्री आएगी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगी तो आपकी तो वहाँ पे जो फ्रेजाइल अगर इकोलॉजी बोलें उस रीजन की, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया अभी थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे साइंस एंड टेक, हेल्थ एंड अर्थ साइंस। अब इन्होंने बोला है कि रिसर्च वर्क जैसे मान लो आर्कटिक रीजन का और स्टेक होल्डर, मतलब सभी को मिला के हमने जो रिसर्च वर्क के ऊपर फोकस करना है और सस्टेनेबल करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक्सप्लॉयटेशन कर दी इस रीजन की। अगर यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा होगा और ओशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, पहले हुआ था 1 और 2, ठीक है, USA अंदर एंड देन जर्मनी के अंदर। तो ये पहली है जो एशिया के अंदर हो रही है, ऑर्गेनाइज कर रहा है आइसलैंड एंड जापान।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसका क्या है, आर्कटिक रीजन के अंदर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है। चलो ये तो नॉर्मल पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं। नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया करना है, ये इसका थीम है। ठीक है, इंडिया ने भी बोला है कि हम कमिटेड है पॉजिटिव रोल के लिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग जो भी आर्कटिक रीजन की है वो उसकी अंदर जो भी रिसर्च होती है वो शेयर करने के लिए कंट्रीज़ के साथ। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑलरेडी बता दिया, आर्कटिक वार्मिंग, है ना, क्लाइमेट सी लेवल बहुत हाई होगा। कनेक्शन बिटवीन आर्कटिक एंड इंडियन ओशन, ये भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, क्वांटिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक आइस मेल्ट ऑन इंडियन समर मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, आर्कटिक काउंसिल बनी। इंटर गवर्नमेंटल, पहली बात आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरा मेंबर्स, ओटावा डिक्लेरेशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किससे रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे जैसे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, यूएसए। ठीक है, ये इसके मेन मेंबर हैं। उसके बाद ऑब्जर्वर भी रहते हैं जो नॉन आर्कटिक स्टेट्स हैं, है ना। इसके अंदर एनजीओ वगैरह भी आ गए। अब इसके अंदर इंडिया का स्टेटस क्या है, ये हमने याद रखना है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का स्टेटस 12 अदर कंट्रीज़ हैं, जापान से लेके चाइना, फ्रांस, यूके, आपने जापान याद कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, स्पेन, नीदरलैंड एंड कोरिया। ठीक है, दूसरा चाइना, ये इतने याद करने हैं आपने एटलीस्ट, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और क्या क्या इंडिया ने क्या किया, अगर देखोगे नासा और इसरो ने निसार मिशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे अर्थ की लैंड एंड आइस जो भी कवर्ड है उसको ऑब्जर्व करेगा ये। ठीक है, जो भी अर्थ का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, आइस का मास क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ ये ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब ये हजार्ड के ऊपर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, उसके ऊपर भी डेटा प्रोवाइड करेगा। तो हमें ये याद रखना है, आपको निसार मिशन अगर यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है किसका है, तो इतना याद रखना है, इसरो प्लस नासा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और इसका एक आधा ऑब्जेक्टिव कि क्या होता है। इंडार्क, जैसे ये वाला अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी ने सीधा ही पूछा था इंडार्क कहाँ पे है, किसका प्रोजेक्ट है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है ना, ऐसा पूछा गया था। तो सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अंडर वाटर मूड जो केबल से अटैच होती है ऑब्जर्वेटरी है, देन कॉन्ग्स जॉर्डन के अंदर। ठीक है जी, अब ये कहाँ पे पड़ता है, नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच के अंदर। पहली बात तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, डेवलप किसने किया, EWSSO, NCPOR, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी इन क्वाइस, तो आपको एटलीस्ट ये वाला और ये पोर्शन आपको दो याद होने चाहिए इसके अंदर। अब ये रियल टाइम डेटा कलेक्ट करेगा, सी वाटर टेम्परेचर, सैलिनिटी कितनी ओशियन की है ना, ओशियन करंट, ये सब उसका डेटा इकट्ठा करेगा। ऑल्दो ये आ चुका है यूपीएससी के अंदर। इन्फ्लुएंस करेगा आर्टिक प्रोसेस ऑन इंडियन मानसून, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा। अगर आपकी अंटार्कटिक के अंदर भी बात करें, अंटार्कटिक का भी ये बोला है, जैसे मान लो ये ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ से हीट अप होती है एयर और ये इधर जाती है, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे चलेगी आपकी अंटार्कटिक रीजन के अंदर। ठीक है जी, अंटार्कटिक से अब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है ना। तो जैसे मान लो एयर ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर तो सनलाइट पड़ रही है, बहुत हाई टेम्परेचर है, और एयर लाइट होती है ऊपर चली जाती है, और यहाँ पे एयर कंडेंस होती है, कंडेंस होके आपकी ये नीचे आती है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपका ओशियन से मिलके थ्रू ओशियन के थ्रू बाद में ट्रेवल करती है इस रीजन को, इक्वेटर की तरफ। तो ये बोलते हैं कि ये सर्कुलेशन है जो अभी रिसेंट स्टडी हुई है, इसी सर्कुलेशन के कारण हमें इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि अगर आपका अंटार्कटिक रीजन भी बहुत ज़्यादा मेल्ट होता है तो ये मानसून के ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद एक और स्टेशन है आर्कटिक के अंदर, हिमाद्री। ठीक है जी, ये स्वालबार्ड के अंदर नॉर्वे, लोकेशन याद रखना वहाँ पे है। रिसर्च करेगा स्पेस, वेदर, एरोसोल रेडिएशन, माइक्रोबियल कम्युनिटी, फूड वेब डायनामिक्स, ये सब ग्लेशियर के ऊपर रिसर्च करेगा। तो ऑल दो इनके अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है और किसका प्रोजेक्ट है। अगर हम अंटार्कटिक की बात करें, वहाँ पे भी हमारा दक्षिण गंगोत्री जो बहुत ज़रा आइस के नीचे दब गया था, उसके बाद मैत्री भी है, भारती भी है। ठीक है, ये अपने प्रोजेक्ट हैं। ठीक है जी, उसके बाद NCPOR के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर है, पहली बात। अब यहाँ पे नोडल एजेंसी है जितनी भी, जैसे मान लो आपके जो प्रोजेक्ट अभी मैंने बोले अंटार्कटिक के अंदर, आर्कटिक के अंदर, जो मेजोरिटी यही इसको मैनेज करता है।
ठीक है जी। उसके बाद इवन अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जब हमने यूएन क्लॉज पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको जोन करवाई थी, उससे बाहर अगर 200 मीटर डीप सी अरेबियन सी बेसिन, जैसे आपको बहुत सारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह है ना, सल्फेट हो गया, कोबाल्ट क्रस्ट, ये हम ओशन के अंदर देखते हैं, तो वो सारे आपके ये मैनेज करता है, ठीक है, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। देन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, तो हमने ये भी ऑलरेडी कवर किया हुआ। अगर आपको मैं बताऊं तो ये था हमारा DND 29 मार्च के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर मेन फंडा क्या है कि बहुत सारी जैसे कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ अगर आप बात करो, जैसे CSR हमने पढ़ा था कि कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे भी वही काम है, ठीक है। तो ये टॉप अगर 1000 लिस्टेड कंपनीज़ हैं मार्केट बाय फाइनेंशियल ईयर 23, तो इसके लिए जो अभी नॉर्म्स हैं वो सेबी ने नोटिफाई किए थे, ठीक है। अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सस्टेनेबिलिटी, कि वो जो भी काम करेगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं एक्सप्लॉयटेशन करे, ठीक है जी। तो जो पहले थी वो थी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, तो इससे यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का जो एक नया एंगल जोड़ा गया है इस रिपोर्ट के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब ये ध्यान से देखते हैं। ये वाली थोड़ी सी नई अपडेशन है पहले से। नाउ द कंपनी विल नीड टू प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ देयर मटीरियल एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंसल रिस्क, ठीक है, जो भी उसका जो एनवायरमेंटल एंगल से भी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसका सोशल गवर्नेंस एंगल से भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर कंपनी ने रिपोर्ट करना है तो इट मीन्स कि कंपनी अब जो थोड़ा सस्टेनेबल काम करे, कि भाई इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि हमारी जो ये वाली है रिपोर्ट हमारी थोड़ी नेगेटिव जाएगी और एक्शन भी हो सकता है ना। कंपनीज विल हैव टू डिस्क्लोज जेंडर एंड सोशल डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना, कि कितने मेल हैं फीमेल हैं उसके बारे में भी बताना पड़ेगा, ताकि ये भी देखा जाए कि कंपनी जेंडर न्यूट्रल है या नहीं है, ठीक है। ऑन कम्युनिटी फ्रंट कंपनीज नीड टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उसको बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब हमने EIA पढ़ा था वहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा बताया था आपको। देन कंज्यूमर के लिए क्या है, दे हैव टू मेक डिस्क्लोजर ऑन प्रोडक्ट लेबलिंग, प्रोडक्ट रिकॉल एंड कंप्लेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए, क्या इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या क्या नहीं है। प्रोडक्ट रिकॉल मतलब अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो प्रोडक्ट रिकॉल वो कंपनी कर लेगी, उसकी भी प्रोविज़न है। तो ये एक अगर आप देखो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने की बात की गई, तो अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड 29 मार्च के अंदर मैंने डिस्कस की थी, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप था जो, अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करें थोड़ी सी, वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये 2009। उसके बाद नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन ऑन सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस। तो अब देखो एंगल जुड़ गया, सोशल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जैसे ये वही चीज़ है, अगर आप ये देखोगे पहले वर्ड आया था ग्रोथ, है ना, ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया, उसके बाद डेवलपमेंट वर्ड आ गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आ गया, है ना। तो हम धीरे धीरे इंक्लूसिव होते जा रहे हैं, इसी तरह ये प्रोसेस है, ये भी इंक्लूसिव होनी चाहिए, है ना। सेबी ने 2012 के अंदर मैंडेटेड टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, टू फाइल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट फाइल करनी है फ्रॉम एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस परस्पेक्टिव से। उसके बाद 1000 कंपनीज, ठीक है जी। उसके बाद इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन कर दिया गया, ठीक है जी। देन कमेटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, ताकि ये नए फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट चेंज किया गया। उसके बाद ये आता अपना बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट जो अभी है। एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस परस्पेक्टिव, 3 परस्पेक्टिव हैं, ESG बोला जाता है इसको, ठीक है। एनकरेज करता है, ठीक है, बियॉन्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी का, उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। तो 1000 कंपनीज ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस गोल के फॉलो बेटर गवर्नेंस एथिकल प्रैक्टिसेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर्स। तो यहाँ पे ऐसे नाम से ही पता चलता है, तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। एनवायरमेंटल क्राइटेरिया क्या है, कंसिडर हाउ कंपनी परफॉर्म स्टीवार्ड इन नेचर, है ना, तो वहाँ पे नेचर का एस्पेक्ट लिया जाएगा। देन सोशल क्राइटेरिया क्या है, रिलेशनशिप विद एम्प्लॉई सप्लायर कस्टमर, है ना, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये इसका सोशल क्राइटेरिया है। देन गवर्नेंस डील विद लीडरशिप एग्जेक्टिव पे ऑडिट, है ना, इंटरनल कंट्रोल, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑडिट ही नहीं होने देती, है ना। तो ये आपको तीनों एंगल से इसको देखा गया है, तो ऑलरेडी हमने किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी भी कवर किया है।
फार्म मैकेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यूपीएससी का फेवरेट भी रहता है, एग्रीकल्चर के ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। ऐसा नहीं है कि अब आपने एग्रीकल्चर के ऊपर बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर देनी है, वो इस साल किसी और पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर दोबारा आता है। अगर आप 5-6 साल देखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीएससी ने एक साल बहुत ज़्यादा एक के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, नेक्स्ट ईयर भी उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं हुआ। तो जो लेकिन बेसिक के क्वेश्चन आते हैं वो उतने हर साल वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहती है उसके अंदर। फार्म मैकेनाइजेशन ये बोल रहे हैं कि भाई कोविड-19 से आपको पता है कि फार्म मैकेनाइजेशन, क्योंकि लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो रिपोर्ट आई है कि भी फार्म मैकेनाइजेशन इंक्रीज़ होगा। क्या ये लेबर, जैसे हम बोलते हैं कभी एक ट्रैक्टर आता है तो उसके बेस के ऊपर, जैसे एक ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस किया आपने, 10 लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट चली जाती है उसके अंदर, ठीक है जी। तो ये वेरियस रिपोर्ट्स कहती हैं हमें। तो क्या अब जो फार्म मैकेनाइजेशन की बात की क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो ये देखते हैं। जो लोकसभा के अंदर भी यहाँ पे रिप्लाई दिया गया था इसके ऊपर। तो फार्म मैकेनाइजेशन, शुगर केन इज़ वन ऑफ द लीस्ट मैकेनाइज क्रॉप, वन ऑफ द लीस्ट। तो हमने ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट याद रखना है प्री के लिए। दूसरा, द डेटा शोज दैट ओनली 10% ऑफ द फील्ड ऑपरेशन इन शुगर केन प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग आर मैकेनिज्म। तो जो हार्वेस्टिंग के लिए भी आपका अराउंड 10% है जो फील्ड ऑपरेशन है जहाँ पे मैकेनाइजेशन देखी गई है। तो ये हमें मेंस के लिए भी अपने डेफिनेटली, ये मेंस का तो है ही है, प्री के लिए हमने ध्यान रखना है क्या क्या स्टेटमेंट बन सकती हैं। बट द पिक्चर माइट चेंज इन न्यू फ्यू सीजन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, ठीक है। एट बिगिनिंग शुगर क्रशिंग सीजन, जैसे मान लो मिल्स इन महाराष्ट्र, उन्होंने भी बहुत सारे हार्वेस्टर के जो ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो उनको लगता है कि हाँ फ्यूचर के अंदर इसके बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हो कि भाई मैकेनाइजेशन हो जाएगी। यूपी, ठीक है, वो बोलता है कि अब महाराष्ट्र को देख के हो सकता है फ्यूचर के अंदर यूपी भी, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर केन होती है ना, तो वो भी प्लेस कर सकता है ऑर्डर फ्यूचर के अंदर, ठीक है जी। और इस डेटा के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि भाई कोविड-19 जो है वो हो सकता है फ्यूचर के अंदर हमारी मैकेनाइजेशन को इंक्रीज़ करे। अब गवर्नमेंट ने कौन सा प्लान है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है जी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, कृषि है ना, कृषि उन्नति ठीक है, योजना जो है, ठीक है। अब इसके अंदर है, क्योंकि हम वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या जो मेन काम क्या आपको जो प्री के लिए याद रखना है, पहले तो ये फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर, आप हायर कर सकते हो कोई मशीन को या कुछ, है ना, तो वो भी प्रोसीजर है। हाई टेक एंड हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट, ये भी इसके अंदर बोला गया कि हम देंगे। वो तो कोई किसी भी गवर्नमेंट के अंदर होगा, वहाँ पे लिखा ही रहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करेंगे, है ना। तो 2021 के अंदर 21 एंड 22 के अंदर देखें तो बजट ने 1050 करोड़ एलोकेट किए थे, जो लास्ट ईयर से आई है। लेकिन हमें ये याद नहीं रखना कि कितने एलोकेट किए, इतना याद रखना है बस ये हाई है, ठीक है जी, पहले से बस इंक्रीज़ हुए। बेनिफिट क्या है, फार्म जैसे मान लो आपका जो मैकेनाइजेशन है, अब ये आपकी किससे रिलेटेड है, ये हम आपके रिलेटेड है, फार्म पावर से रिलेटेड है ना, डेफिनेटली। तो अगर देखोगे फार्म पावर अवेलेबिलिटी वो भी हमारी इंक्रीज़ हुई है, पहली बात गवर्नमेंट डेटा ये कहता है। तो ये अपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इंक्रीज़ हुई है। तो अगर ये जितनी इंक्रीज़ होगी उतनी अपनी फार्म मैकेनाइजेशन का भी स्कोप बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया लोकसभा के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी रिसेंटली मार्च के अंदर, ठीक है जी, उन्होंने बोला कि मैकेनाइजेशन हेल्प इन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 17.9% इन प्रोडक्टिविटी, 14.1% इन सीड जर्मिनेशन। पहली बात तो आपने हमें याद रखना है कि इंक्रीज़ हुआ है। दूसरी बात, सेविंग नियरली 1/3 टाइम भी सेव किया, 11% सीड रेट भी इम्प्रूव हुआ है, 26.6% रिडक्शन इन वीड, ठीक है, 22.4% रिडक्शन इन डीजल, ठीक है, कंजप्शन, 12.7% रिडक्शन इन फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट। तो हमने याद रखना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे वीड वगैरह वो डिक्रीज़ हुई हैं। इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ वो ट्रेंड आपने रखना है याद, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एस्टिमेट 30% ऑफ रिडक्शन इन लेबर। तो गवर्नमेंट ने ये भी बोला है लेबर भी रिड्यूस होगी अराउंड 30%, ठीक है, क्योंकि वो तो मैकेनाइजेशन से होगी डेफिनेटली। तो अगर यहाँ पे अगर द हिंदू बिजनेस लाइन के अंदर ये आर्टिकल आया था, तो अगर आप देखोगे राइस, तो एटलीस्ट आपको हार्वेस्टिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइस के अंदर कितनी मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन लेवल इन फील्ड ऑपरेशन परसेंटेज 60% है।
तो वीट के अंदर 70% है, ठीक है, इसका याद रख लेना सबसे ज़्यादा है। अगर आप शुगर केन का देखो तो अराउंड 10% है, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के अंदर जो मैकेनाइजेशन है वो वीट एंड राइस के अंदर इंडिया के मैक्सिमम है, यहाँ वो बोलते हो शुगर केन के अंदर मैक्सिमम, वो स्टेटमेंट गलत होगी। वीट राइस वाली फिर भी 60-70% है, वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू उसके, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है बस, जब आप पढ़ते हो ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन उठानी है, ना कि जो लिखा हुआ है उसको याद करना है। आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी की बात करते हैं, ये अपना टॉपिक रह भी गया था, है ना। तो क्योंकि जो क्लासेस हुई नहीं थी, 2-3 क्लासेस हमारी, तो उसके मैंने बोला था कि इस वीक के अंदर उसको कवर करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन्होंने क्या किया, मेड इट मैंडेटरी, पहला वर्ड याद रखना है, फॉर ऑल स्टेट एंड यूटी टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली यूजिंग UDID पोर्टल फ्रॉम 1 जून, ठीक है जी। ध्यान रखना है इसका बहुत ज़्यादा। अब इससे होगा क्या, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, क्रिएटिंग नेशनल डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस क्रिएट होगा, डेफिनेटली होगा, तो हमें पता चलेगा भाई कितने हैं। अगर सपोज करो ये मेंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप डिसेबिलिटी के ऊपर अगर आपको पता चल गया, डेटा आपके पास आ गया, तो डेटा के ऊपर आपको सिर्फ इतना वर्ड एक याद रखना है, किसी भी चीज़ के अंदर डेटा आपके पास है तो आप बोलोगे डेटा से हम बेटर उसका एनालिसिस कर सकते हैं, बेटर हम उसका जो भी रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं ना, मैनेज कर सकते हैं बेटर। तो वो चाहे आपका टीबी का डेटा हो या किसी भी डिजीज़ का, डेटा का मतलब डेटा है, और उसके बेसिस के ऊपर कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, इसीलिए बिग डेटा की बात भी होती है ना। दूसरी बात, प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली एनकरेज ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ डिलीवरिंग गवर्नमेंट ऑफ बेनिफिट्स, तो ये वही बात है, बट ऑल्सो इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, तो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो बस आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, प्रोजेक्ट विल ऑल्सो हेल्प इन स्ट्रीम लाइनिंग एंड ट्रैकिंग द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ बेनिफिशरी, तो जो भी बेनिफिशरी उनकी क्या क्या प्रोग्रेस है फ्रॉम विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ये सभी लेवल के ऊपर ये देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 एक्ट आया था, ठीक है, उसने रिप्लेस किया 1995 वाला। इंडिया, ये कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो ये उसको ऑब्लिगेशन को पूरा करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, एक्सेप्ट करो, देन मतलब अगर आप देखोगे तो इक्वलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, कि बहुत सारी जैसे रिजर्वेशन भी दी गई ताकि ये लोग भी दूसरे लोगों के बीच में हों, है ना, तो उसके हिसाब से लोगों के अंदर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, तो इक्वलिटी प्रोवाइड करने की इसके अंदर कोशिश की गई है। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, इंक्रीज क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम 3 to 4% गवर्नमेंट जॉब के अंदर एंड 3 to 5% जो हायर एजुकेशन के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, रिजर्व नॉट लेस देन 5%, ठीक है जी, ऑफ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एजुकेशनल जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो एटलीस्ट 5% होनी चाहिए, किसके, बेंच मार्क डिसेबिलिटी के अंदर, बेंच मार्क डिसेबिलिटी अभी देखते हैं। उसके बाद नॉट लेस देन 4% जो अपना वैकेंसीज है ना, उसके अंदर हमने अभी ये पढ़ा हुआ है यहाँ पे 3 to 4% इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ड उसने यूज़ किया है बेंच मार्क डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या डिफाइन किया गया इनके एक्चुअल डॉक्यूमेंट के अंदर, इन्होंने बोला कि मीन्स पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट, ठीक है, विच हिंडर हिज फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, उसको बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, हैविंग एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ एनी काइंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर एक्ट, तो यहाँ पे 40% आपने वर्ड याद रखना है। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, अभी रिसेंटली ट्रिब्यूट किया उनकी जयंती के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने। तो महाराणा प्रताप 1950-40 के अंदर उनका बर्थ हुआ, ठीक है, रूलर ऑफ मेवाड़, ठीक है, एल्डर सन ऑफ उदय सिंह टू, फाउंडर ऑफ उदयपुर। अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो ये वाली चीज़ याद रखना। माउंटेन मैन भी बोला जाता है इनको, ठीक है जी, 7 feet 5 inches, ठीक है, 80 kg स्पेयर, 2 स्वॉर्ड, बहुत ही हैवी। तो आजकल तो आप तो यूपीएससी की बुक्स नहीं उठा सकते हैं ना, एक लक्ष्मीकांत उठा ली तो बस वही है। तो यहाँ पे देखो कितना कितना हैवी वेट ये उठाते थे, ठीक है जी। दूसरा, डोमेस्टिक प्रेशर भी था उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे जो राजपूत थे, ठीक है, जो डायनेस्टी के, उन्होंने सरेंडर कर दिया था अकबर को और उसकी काउंसिल के अंदर शामिल हो गए थे।
तो इसलिए इनके ऊपर बहुत प्रेशर था। तो अकबर ने इनको बोला कि भाई आ जाओ, तुम्हारी वेट कर रहे हैं हम। तो इन्होंने बोला, इन्होंने अपने सन को भेज दिया अमर सिंह को कि भाई तुम जाओ अकबर के पास, लेकिन ना करके आना ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं। तो अकबर को ये लगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती कर दी इसने। तो इसीलिए अकबर ने वहाँ पे जो बैटल का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, ठीक है। 1576 राणा प्रताप सिंह मेवाड़ एंड राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर, ठीक है, वो अकबर के एम्पायर से थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मुगल फोर्सेज हैं उनको डिफीट कर देती हैं, ऑल्दो महाराणा प्रताप निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। ऐसा बोला भी जाता है कि राजा मान सिंह को मारने वाले थे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन हम, क्योंकि हमारे लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट जितनी बात है उतनी करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रताप टुक एडवांटेज। अब उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मुगल रिलैक्स हो गए, ठीक है, क्योंकि वो जीत के आए थे। तो महाराणा प्रताप ने एडवांटेज ली, ठीक है, इस सिचुएशन की। और उसके बाद जो कुंभलगढ़ एंड देन चित्तौड़ के अराउंड एरिया था वहाँ पे उसको रिकवर किया, ठीक है। फर्स्ट नेटिव फ्रीडम फाइटर भी बोला जाता है इनको, ठीक है जी। बिल्ट हिज कैपिटल इन शावंत, जो आपका उदयपुर के आसपास ही है, ठीक है जी, अराउंड 60 किलोमीटर। फाइट फॉर फ्रीडम अगेंस्ट मुगल। तो पहले इन्होंने जो फाइट की थी, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरी काउंसिल के अंदर आ जाओ, तो इन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए फाइट की, इसलिए इनको ऑल्सो रिगार्डेड एज इंडियाज फर्स्ट नेटिव फ्रीडम फाइटर, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो हमने कोविड-19 के ऊपर जो सीरीज़ मैंने बताया था आपको वो स्टार्ट करनी है। पहले तो मेरा मन था कि किसी एक दिन इसमें बीच में अपना DND के ले लेंगे, लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया कि इसको संडे को रखते हैं, ताकि हमारी जो रोज़ DND है वो डिस्टर्बेंस नहीं रहनी चाहिए उसके अंदर, उसके अंदर कंटिन्यूटी रहे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर डेफिनेटली पूछिए। मैंने बहुत सारे जो आपकी क्वेरीज हैं वो नोट भी की हुई हैं, विद द टाइम उसको धीरे धीरे हम जैसे टाइम मिलता है सॉल्व करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।